नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, एक्स्ट्रा टॉक के इस सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, एक राष्ट्र और एक चुनाव का मुद्दा क्यों आज इतना चर्चित हो गया है और एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा साथियों हमारे देश के लिए कितना जरूरी है। इन साथियों को इसको समझने के लिए आज हमने इसको साथियों इस टॉपिक को चुना है, जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। इस वीडियो के माध्यम से साथियों आपको समझाएंगे कि यह चर्चा में क्यों है, फिर हम आएंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। क्या कभी साथियों वन नेशन वन इलेक्शन जो ये साथियों आज बात उठ रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो आज मुद्दा गंभीर हुआ है, या एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा जो आज बहुत बहुत चर्चित मुद्दा हो गया है, क्या यह मुद्दा कभी पहले भी था। इसकी पृष्ठभूमि में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पहले एक राष्ट्र एक चुनाव होता था, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात साथियों ये देखेंगे हम अगले टर्म में अपने कि रामनाथ कोविंद रिपोर्ट में एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई है, इसको देखने की कोशिश करेंगे साथियों। और हम लास्ट में देखेंगे साथियों कि इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है, कि क्या हमारे देश के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए या हमारे देश के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं होना चाहिए। इसके पक्ष विपक्ष में हम दोनों साथियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम शुरू करते हैं कि हमारा जो है एक राष्ट्र एक चुनाव साथियों ये चर्चा में क्यों है। एक एक करके आपके सामने साथियों हम हर एक चीज आपके सामने आसानी से रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं साथियों चर्चा में क्यों है। सबसे पहले इस पे आते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव साथियों चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी फिलहाल में साथियों डॉक्टर रामनाथ कोविंद साथियों इन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित जो रिपोर्ट थी, इन्होंने जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको साथियों दे दिया है। और देना तो ठीक है, दे तो दिए ही थे, लेकिन हमारा जो मंत्रिमंडल है साथियों इसको स्वीकार भी कर लिया है। तो मंत्रिमंडल के स्वीकार करने से साथियों ये देश में सुगबुगाहट पैदा हो गई कि क्या अब इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो जाएगा। क्या राज्यों का और सेंट्रल का लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। ये साथियों सभी लोगों में एक चीजें, सबके मन में ये चीजें चलने लगी कि क्या ऐसा होगा। इसलिए साथियों यह मुद्दा बहुत चर्चा में आ गया। तो रामनाथ कोविंद ने इसको रिपोर्ट दिया, तो इसको मंत्रिमंडल ने हमारे क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसलिए साथियों यह चर्चा में है। दूसरी चीज ये चर्चा में क्यों है, अमित शाह साथियों जो हमारे वर्तमान के गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी ने कहा कि इसी कार्यकाल में जो 2024 से 2029 का जो ये लोकसभा का कार्यकाल है, वो कहते हैं साथियों कि इसी कार्यकाल में हम इसको लागू भी कर देंगे। अब इस पे और ज्यादा चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या इस सही में हो जाएगा लागू, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव सही में चीजें पॉसिबल है। तो इसलिए चर्चा में आ जाती है। दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बात साथियों, अभी हाल फिलहाल में साथियों आईएएस का मेंस का पेपर हुआ और आईएएस मेंस के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है। तो इसलिए साथियों ये चर्चा में है। ये सब सारी चीजें हो गई साथियों, और इसलिए साथियों ये मुद्दा बहुत चर्चा में आ गया। तो साथियों हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस पे एक विस्तार से चर्चा की जाए और एक सार्थक चर्चा की जाए। लोगों को ये बताया जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, कि बहुत से लोगों को साथियों पता ही नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, और इस पे अपना तर्क वितर्क करते रहते हैं। और एक साथियों अगर आप एक स्वस्थ लोकतंत्र में रह रहे हैं तो हर एक चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना आना चाहिए। आप अगर किसी चीज को अच्छे से समझेंगे ना तो उसके बारे में एक अपना अच्छा विचार दे पाएंगे। तो इसलिए साथियों ये बहुत मुद्दा चर्चा में है। अब चर्चा में तो हो गया, हमने डिसाइड किया कि चर्चा करते हैं। अब इसको हम साथियों पृष्ठभूमि देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। चर्चा में तो ठीक है, चर्चा में क्यों है हमने आपको बता दिया। पृष्ठभूमि पे आते हैं, पृष्ठभूमि क्या है इसकी। साथियों एक चीज समझना कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब क्या है। यहाँ पे आपको देख के लग रहा है साथियों कि एक राष्ट्र एक चुनाव कि एक देश अगर है, अगर भारत एक देश है तो इसमें साथियों एक ही चुनाव होगा। क्या ऐसा होगा, इसका अर्थ क्या है, पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं साथियों, फिर आपको हम पृष्ठभूमि समझाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यही है कि जैसे आप आशा करते हैं आपको विधानसभा और लोकसभा का मतलब पता होगा, नहीं पता है तो एक लाइन में बता देते हैं। जैसे राज्य होती है साथियों, जैसे यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, इन सब ये राज्य होते हैं। और ये राज्यों में साथियों, राज्यों में क्या होती है, विधान, जो राज्य है साथियों, राज्यों में क्या होती है, विधान सभा। विधान सभा, ये विधानसभा का साथियों हर 5 साल पे चुनाव होता है। उसी तरीके से साथियों जो केंद्र है,
केंद्र में साथियों ये होती है लोकसभा, इसका भी 5 साल पे चुनाव होता है। लोकसभा में जिसका बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री बनता है, और जिसका विधानसभा में बहुमत होता है वो हमारा क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। ये चीजें आपको पता है। राज्य में साथियों जो है वो भी चुनाव 5 साल पे होती है, और केंद्र में भी चुनाव साथियों हर एक 5 साल पे चुनाव होती है। ये चीजें आपको पता है। अब वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है साथियों? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है, इनका सिर्फ इतना ही कहना है वन नेशन वन इलेक्शन का, कि जो राज्य की चुनाव है, जैसे यूपी का, बिहार का, महाराष्ट्र का, पश्चिम बंगाल का, इन सबका जो विधानसभा का चुनाव है, और जो केंद्र का लोकसभा का चुनाव है, जैसे संसद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, जो मोदी जो प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है, इन दोनों चुनावों को एक साथ कराया जाए। और साथ ही साथ जो पंचायत की चुनाव है और नगर पालिका की चुनाव है, उनको एक साथ कराया जाए। इसको हम कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। इसके पीछे अपना तर्क है सरकारों का, मतलब कि जो भी सरकार है, जो भी समिति बनाई गई, उनका अपना तर्क है कि क्यों लाया जाना चाहिए, क्यों लागू किया जाना चाहिए, उनका अपना तर्क है, उसको हम समझेंगे आगे चल के। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब साथियों इतना ही है कि जो राष्ट्र का, मतलब कि देश का जो चुनाव है, और जो राज्यों का चुनाव है, मतलब केंद्र का चुनाव और जो राज्यों का चुनाव है, इन दोनों को साथियों एक साथ कराया जाए। एक साथ क्यों कराया जाए, हम आगे चर्चा करेंगे। और इसका मतलब साथियों बहुत से लोगों के मन में है कि क्या एक ही दिन सारा देश में चुनाव हो जाएगा? एक ही दिन चुनाव नहीं होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब कि एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि ऐसा थोड़ी है कि यूपीएससी का एग्जाम है कि एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव, मतलब की परीक्षा करा लेगा, ऐसा नहीं। कई दिन में होगा। ऐसा है कि 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, कई फेजेज में चुनाव होंगे। लेकिन ये है कि एक बार में एक साथ में सबका चुनाव हो जाएगा, और उसके बाद अगले 5 साल तक फ्री होकर सरकारें अपनी काम करेगी। तो इस उद्देश्य से साथियों वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लाया गया। ठीक बात समझ में गए? एक दिन चुनाव नहीं होगा, लेकिन एक साथ चुनाव होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है। अब इसके हम आते हैं साथियों पृष्ठभूमि पे, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कभी पहले भी मतलब कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ साथ होते थे? इसका मतलब है कि विधानसभा और लोकसभा, मतलब कि जो राज्य हैं और केंद्र हैं, इनके चुनाव एक साथ कराना। तो क्या पहले भी ये चुनाव होते थे? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। साथियों हमारा जो देश है, हमारा देश जो है भारत देश है साथियों, ये 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया? आजाद हो गया। और 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद साथियों यहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन होता है। मतलब कि चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन अंतरिम सरकार बन जाती है। प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री सब यहाँ पे बन जाते हैं। एक अंतरिम सरकार बना ली जाती है, और संविधान सभा का गठन हो ही चुका रहता है 46 में, और संविधान सभा काम करती है अपने। और ये विचार किया जाता है कि जब संविधान सभा अपना संविधान बना लेगी तो उसके बाद हम चुनाव कराएंगे। तो इसी क्रम में साथियों 15 अगस्त 1947 को अंतरिम सरकार की गठन हो जाती है। और हमारे देश में जो साथियों पहली आम चुनाव कब होती है? 1951-52 में। 1951-52 में साथियों हमारे देश में पहली बार चुनाव होता है। कहोगे सर अच्छी बात है। हमारे देश में साथियों 1951-52 में पहली बार हमारे साथियों चुनाव होता है। चुनाव किसका होता है? लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव प्लस सभी राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव होता है, सभी राज्यों में विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होता है 1951-52 में। ठीक है। और प्लस राष्ट्रपति का भी चुनाव साथ ही में होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक बात। इन सबका चुनाव साथियों जो है, इन सबका चुनाव साथियों लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी चुनाव, इन सबका चुनाव साथियों 51-52 में यहाँ पे साथियों कराई जाती है। ठीक है, समझ में आ गई। मतलब कि आपके दिमाग में ये है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आज जो कराने की बातें चल रही है, ये मतलब पहले होती थी। जब हमारा देश आजाद हुआ साथियों 51-52 में, 26 नवंबर 1950 को साथियों हमारे संविधान का कुछ भाग लागू किया गया, और 26 जनवरी 1950 को हमारा शेष संविधान को लागू कर दिया गया। और उसके बाद 51-52 में साथियों संविधान के अनुसार चुनाव होते हैं। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। कहोगे सर अच्छी बात है, मतलब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ 51-52 में शुरू हो गया था। अब 52 में चुनाव हो गया, और लोकसभा का कार्यकाल और विधानसभा का कार्यकाल साथियों 5 साल का होता है। तो अब अगला चुनाव कब होगा? 1957 में। कहोगे सर अच्छी बात है। 57 में साथियों जब चुनाव होता है तो भी लोकसभा और विधानसभा का साथियों चुनाव और इन सबका चुनाव साथ ही में होता है। मतलब 57 में जब चुनाव होता है तो भी सबका चुनाव साथियों साथ ही में होता है। राज्य का चुनाव और केंद्र का चुनाव, सबका चुनाव साथ में ही होता है।
अब 52 के बाद 57 हो गया, 57 के बाद साथियों आता है 61। 61 में क्या होता है, 61 में भी ये साथियों क्रम लगातार चलता ही रहता है। 61 में भी 5 साल के बाद चुनाव होता है, सभी राज्यों और सभी केंद्रों में चुनाव एक ही साथ होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं और अधिकतर राज्यों में भी, साउथ के 1-2 राज्य छोड़ दिए जाए तो अधिकतर राज्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पार्टी कांग्रेस थी वो अपनी सरकार बनाती है, केंद्र में भी और राज्य में भी अधिकतर राज्यों में उनकी सरकार रहती है बहुमत के साथ। तो 51-52 में भी लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा सबके चुनाव साथ में होते हैं। 57 में भी चुनाव साथियों सबके साथ में होते हैं। 61 में भी चुनाव साथियों साथ में होते हैं और 67 में भी चुनाव साथियों क्या होते हैं, 67 में भी चुनाव साथ में होते हैं। और यहीं से डिस्टरबेंस क्या होती है, पैदा होती है। यहीं से साथियों अब डिस्टरबेंस पैदा होनी शुरू हो जाती है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 67 तक साथियों साथ में होती है। इसी के बीच में क्या होता है, 1961 से 67 के बीच में 1964 में साथियों नेहरू जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है 1964 में। और इसके बाद साथियों हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। और शास्त्री जी की भी मृत्यु हो जाती है 66 में। शास्त्री जी की भी मृत्यु क्या हो जाती है, शास्त्री जी की भी मृत्यु हो जाती है 67 में, मतलब 66 में। 66 में शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद हमारे देश की प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी इसके बाद हमारे देश की क्या बनती है, प्रधानमंत्री बनती है। और 67 में जब चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी साथियों पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में शामिल हो जाती है। तो 67 तक तो चीजें ठीक थी। अब 67 के बाद क्या होती है साथियों, क्या होती है, कांग्रेस में होता है विभाजन। ये इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के कारण, इंदिरा गांधी को पीएम बनाए जाने के कारण कांग्रेस में साथियों आंतरिक मतभेद शुरू हो जाता है कि इंदिरा गांधी ही क्यों, और इनको बनाया गया। जो उस टाइम का जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में। तो इंदिरा गांधी साथियों अपना कांग्रेस आर बनाती हैं और वो उनकी पार्टी से मतलब अलग हो जाती हैं और ये क्या हो जाती हैं, गठबंधन के साथ अपनी सरकार चलाने शुरू कर देती हैं। 1967 में क्या होता है साथियों कि एक बात समझना कि जिसका सरकार होता है, जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रधानमंत्री होता है या जो मुख्यमंत्री होता है, वो अगर मुख्यमंत्री अगर राज्यपाल को सिफारिश कर दे या प्रधानमंत्री जो अगर राष्ट्रपति को सिफारिश कर दे तो क्या हो जाती है साथियों, लोकसभा या विधानसभा को भंग किया जा सकता है और भंग करके फिर से चुनाव कराया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, राष्ट्रपति जी को एक सिफारिश कर दी कि लोकसभा को भंग करो और फिर से चुनाव कराओ। तो चुनाव वैसे तो होना चाहिए, 67 में चुनाव हुआ था तो वैसे होना चाहिए 72 में चुनाव। अगर 5 साल देखोगे तो 67 के बाद 5 साल 72 में चुनाव होना चाहिए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस का विभाजन हो गया होता है 2 पार्ट में, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो चुनाव साथियों 1 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने ये क्या किया, 71 में ही चुनाव करवा लिए। 71 में ही चुनाव हो गया। कहोगे सर 1 साल पहले चुनाव हो गया। अब लेकिन एक चीज यहाँ पे समस्या आ गई, 67 में जो चुनाव हुई थी विधानसभा की, मतलब कि जो राज्यों की चुनाव हुई थी जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सबकी जो चुनाव हुई थी उनका तो कार्यकाल 72 तक था, वो तो 72 तक रहते। लेकिन अब चुनाव हो गई 71 में ही लोकसभा की, केंद्र की चुनाव 71 में ही हो गई। लेकिन उनका जो चुनाव था साथियों वो तो 72 तक होता विधानसभा का। विधानसभा का चुनाव साथियों क्या था कि अगर वो 71 में मतलब 67 में चुने गए थे वो 72 तक रहते, लेकिन 71 में ही चुनाव हो जाने के कारण उनकी 1 साल क्या होती है, वैलिडिटी बढ़ जाती है राज्यों की केंद्र की अपेक्षा। तो राज्य तो 72 में चुनाव होंगे लेकिन केंद्र में हो गए 71 में चुनाव। अब यहाँ से साथियों डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। 71 में चुनाव हो गए केंद्र में, 72 में चुनाव होंगे राज्यों में। और राज्यों में भी साथियों बहुत से राज्यों में साथियों क्या होती थी कि सरकारें गिरने लगी, सरकारें गठबंधन की सरकारें बनने लगी, वहां पे भी डिस्टर्बेंस क्या हो गई, पैदा होनी शुरू हो गई। कार्यकाल हमारे संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल जब चुनी जाएगी वहां से 5 साल, अगर वो 71 में चुनी गई है तो 71 से क्या होगी, 76 में ही तक होगी। और उसके बीच में राज्यों में बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, राज्यों में भी प्री पोल कराई जाने शुरू कर दी गई, राज्यों में भी शुरू हो गई और यहाँ पे केंद्र में भी शुरू हो गई। 71 में साथियों चुनाव हो गया। उसके बाद क्या हुआ साथियों, 75 में ही आपातकाल लगता है। 1975 में ही इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा देती है और आपातकाल लगा के क्या लिख देती हैं, आपातकाल लगा के लिख क्या देती हैं कि अब से लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष होगा। क्योंकि उनको लगा कि 71 6 77 हो जाएगी और हम राज्यों के साथ इसे समान रूप से कर लेंगे। हालांकि उनका ऐसा मंशा नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने चुनाव मतलब कि जो लोकसभा का कार्यकाल था उसको 1 साल के लिए क्या कर दिया, बढ़ा दिया।
तो 71, अब क्या होता, अब 6 साल बाद चुनाव होना था 1977 में। अब चुनाव होता है साथियों 1977 में। 1977 में जब साथियों चुनाव होता है तो इसमें कांग्रेस साथियों बुरी तरह हार जाती है। 1977 में जब चुनाव होता है तो कांग्रेस क्या होती है, कांग्रेस बहुत बुरी तरह क्या हो जाती है, हार जाती है। और यहीं पे साथियों बनती है सरकार किसकी, मोरारजी देसाई की सरकार यहीं पे बनती है। मोरारजी देसाई साथियों जनता पार्टी की सरकार 1977 में क्या होती है, बनती है। कांग्रेस यहाँ पे हार जाती है और मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, मोरारजी देसाई की। लेकिन बहुमत में नहीं होने के कारण, गठबंधन की सरकार होने के कारण ये भी साथियों बहुत अधिक देर तक, मतलब बहुत अधिक दिनों तक अपनी सरकार चला नहीं पाते। डिस्टर्बेंस देखो यही शुरू हो गई। 77 के बाद ये 3 ही साल चला पाते हैं। 80 में इनकी सरकार गिर जाती है और 80 में फिर से चुनाव होती है और फिर से इंदिरा गांधी क्या होती है, पूर्ण बहुमत के साथ फिर से क्या होती है, इंदिरा गांधी जो है फिर से क्या होती है, पीएम बन जाती है। ठीक कहोगे सर, अच्छी बात है। अब डिस्टर्बेंस देखो यहीं से शुरू हो गई ना। 51, 57, 52 में, 51-52 में चुनाव हो गए थे, 57 में चुनाव हो गए, 61 में तक चुनाव तक तो ठीक थी, 67 तक भी ठीक थे। लेकिन 67 के बाद 71 में देखो 1 साल का हो गया। फिर 71 के बाद 77 में कांग्रेस हार गई, 77 में मोरारजी देसाई की सरकार आई और 80 में क्या हुआ, फिर से इंदिरा गांधी की सरकार हुई। अब राज्यों के साथ इनका तालमेल क्या हो गया, पूरी तरह से टूट चुका था। कहोगे सर अब राज्य का अलग चुनाव हो रहा है और केंद्र का क्या हो रहा है, अलग अलग चुनाव। अब चुनाव आयोग क्या कर रही है, करा रही है। 80 तक ये सारी चीजें चलती हैं। उसके बाद साथियों आगे चलती है 19, मतलब कि इसके बाद वीपी सिंह आते हैं और भी बहुत सारे प्रधानमंत्री की कार्यकालें होती हैं। हालांकि हमको उतना डीप में नहीं जाना है, बस हमको इतना ही बताना था आपको कि किस प्रकार से, मतलब कि जो लोकसभा और विधानसभा है पहले चुनावें साथ साथ होती थी और किस प्रकार से इनका जो तालमेल था वो पूरी तरह से बिगड़ गया। अब आप कहोगे सर ठीक है, अच्छी बात है, तो वन नेशन वन इलेक्शन का अब विचार कहाँ से आना शुरू होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार साथियों 1983 में क्या होता है, 1983 में साथियों इलेक्शन कमीशन देती है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन साथियों क्या होता है कि चुनाव आयोग जो है हमारा, उसको बार बार राज्यों में चुनाव कराना पड़ रहा है, बार बार केंद्र में चुनाव कराना पड़ रहा है। तो वो उन्होंने साथियों वन नेशन वन इलेक्शन का यहाँ पे सुझाव दिया, वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव दिया, लेकिन इसको नहीं माना गया। वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव दिया, इसको यहाँ पे नहीं माना गया। उसके आगे साथियों जब चलते हैं तो आता है हमारा समय 1999 का। 1999 में साथियों विधि आयोग का जो 170वां रिपोर्ट आती है, विधि आयोग की जो 170वीं रिपोर्ट आती है, 170वीं रिपोर्ट आती है, उसमें भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई थी। क्या की गई थी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई। विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट, इसके साथियों अध्यक्ष थे जस्टिस बीपी रेड्डी जी, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। जो 170वीं रिपोर्ट जो विधि आयोग की आई थी 1999 में, इसके अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी जी। अब ये इन्होंने भी वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव दिया, लेकिन इनके भी सुझाव को क्या किया गया, मतलब बस सुझाव देते रह गए, माना तो गया नहीं, बस सुझाव पे सुझाव आती रह गई। 1999 तक साथियों ये चीजें थी। 2015 में एक समिति की साथियों, संसदीय समिति की गठन की जाती है। 2015 में साथियों सुदर्शन नरियप्पन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, एक संसदीय समिति बनाई जाती है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन पे आप विचार करिए। और 2018 में साथियों, 2018 में क्या होता है, नीति आयोग, नेशनल, मतलब कि जो नीति आयोग है हमारी, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, जो नीति आयोग है साथियों, ये भी क्या करती है, नीति आयोग भी क्या करती है, वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव देती है कि एक साथ चुनाव कराओ यार, बार बार राज्यों में करा रहे हो, बार बार केंद्र में करा रहे हो, क्या मतलब है, एक साथ चुनाव कराओ ना, एक साथ पूरे राज्य में, पूरे देश में सबके साथ चुनाव करा लो। इसके साथ साथ ये सारी चीजें होती है। और 2023 में जाके क्या होती है, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, सितंबर 2023 में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में क्या होती है, एक इस समिति की क्या कर दी जाती है, गठन की जाती है। डॉक्टर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में क्या होती है, एक समिति बनाई जाती है 2023 में। वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित ये सारी हमारी क्या हो गई, पृष्ठभूमि हो गई। आजादी के बाद साथियों जो 67 तक साथियों चुनाव एक साथ हुए हैं, उसके बाद वो सारी डिस्टर्बेंस आनी शुरू होती है और शुरू होने के बाद ये सारी चीजें
हमारे सामने स्पष्ट है कि किस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड की गई। ये आज की डिमांड नहीं है, ये हाल फिलहाल का कोई मुद्दा है कि वन नेशन वन इलेक्शन आज का मुद्दा है। ये आज का मुद्दा नहीं है, 1983 में ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए हमारे राष्ट्र में। तो ये ऐसा नहीं है कि आज का कोई बहुत चर्चित मुद्दा है। तो ये सारी हमारी पृष्ठभूमि हो गई वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित। हालांकि अब देखना ये चीज कि बीजेपी सरकार जब 2014 में बनती है तो बीजेपी सरकार भी अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में ये वादा करती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन लेके आएंगे। 19 में भी ये वादा करती है कि वन नेशन वन इलेक्शन लेके आएंगे, एक राष्ट्र में एक चुनाव होना चाहिए और पूरे देश में एक साथ राज्यों का और केंद्र का दोनों का मिला के एक साथ चुनाव होगा। ये अपने बीजेपी क्या करती है, अपने साथियों मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में ये चीजें रखती ही है। और 23 में साथियों क्या होती है, जब 24 में चुनाव में जाना होता है उसके ठीक पहले 23 में क्या करती है, कोविंद की, डॉक्टर रामनाथ कोविंद की, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनकी अध्यक्षता में एक स्थायी समिति की निर्माण कर देती है, मतलब गठन कर देती है और उनको कहती है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन का विचार कीजिए और हमको रिपोर्ट दीजिए। यही रिपोर्ट साथियों आया हुआ है मार्च में 2024 में, और इसी को फिलहाल में हमारे जो मतलब कि मंत्रिमंडल के लोग हैं, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, इनको क्या कर लिया है, इनको स्वीकार कर लिया है। और वहीं पे अमित शाह जी ने कह दिया भाषणों में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमको अब इसी कार्यकाल में इसको लागू भी कर देना है। तो अब लोगों के मन में विचार उठने लगा कि क्या मोदी सरकार क्या है, मोदी सरकार क्या पहले ही राज्यों के साथ अपने चुनाव फिर से कराएगी, या राज्यों को फिर से चुनाव भंग करके क्या 2029 में साथ साथ चुनाव कराया जाएगा। ये सारी चीजों की आज हम चर्चा करेंगे। ये हमारी क्या होगी पृष्ठभूमि की, वन नेशन वन इलेक्शन की पृष्ठभूमि क्या है। कहोगे सर ठीक है, समझ में आ गया, अब आगे चलो। अब हम आते हैं साथियों अपने रामनाथ कोविंद जी के रिपोर्ट पे कि रामनाथ कोविंद जी क्या रहे हैं, ये अपनी रिपोर्ट में बता क्या रहे हैं कि क्या करना चाहिए राष्ट्र को, देश को, संविधान को में क्या क्या बदलाव करने चाहिए। ये सारी चीजें कोविंद जी क्या कह रहे हैं। तो अब हेडिंग देते हैं साथियों रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट। डॉक्टर रामनाथ जो कोविंद जी हैं, इनकी रिपोर्ट क्या कह रही है, इस पे विचार करते हैं। इस पे साथियों विचार करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझना कि रामनाथ कोविंद 2023 में साथियों 2023 में इनकी अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया वन नेशन वन इलेक्शन पे विचार करने के लिए। क्या हुआ साथियों कि 2 सितंबर, देखते चलना, 2 सितंबर 2023 को इनकी अध्यक्षता में एक समिति की क्या हो जाती है, गठन की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है और कहा जाता है कि आप लोग इस पे विचार करो कि क्या हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इससे विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। इसके अध्यक्ष कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे। और इसमें साथियों बहुत सारे सदस्य थे, बहुत सारे सदस्य भी थे, जैसे हमारे गृह मंत्री जी डॉक्टर अमित शाह जी थे। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री इसमें शामिल थे। गुलाम नबी आजाद जी थे, जो कभी पूर्व में राज्यसभा के विपक्ष के नेता रह चुके थे। एनके सिंह जो हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी शामिल थे। और संजय कोठारी जी जो सीबीसी मतलब जो केंद्रीय जो विजिलेंस होती है, इसके पूर्व के अध्यक्ष रह चुके थे संजय कोठारी जी, ये भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अमित शाह जी होते हैं, अमित शाह जी, गुलाम नबी आजाद जी, सुभाष कश्यप जी भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक बात, संजय कोठारी जी, एनके सिंह जी, इन सब की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी की क्या होती है, गठन की जाती है। ठीक बात, 2 सितंबर 2023 को समिति का गठन किया गया। इसने क्या किया साथियों, इसने अपनी रिपोर्ट जो है 14 मार्च 2024 को इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। 14 मार्च 2024 को इसने अपनी रिपोर्ट क्या की, राष्ट्रपति जो हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है, इनको क्या किया, अपना रिपोर्ट दे दी। तो 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को इन्होंने अपने मतलब कि कोविंद जी ने अपने सदस्यों के साथ शामिल होकर राष्ट्रपति जी को क्या करते हैं, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप देते हैं। 14 मार्च 2024 को। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले क्या होता है, संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है, स्थायी समिति की जो हाई लेवल कमेटी की जो रिपोर्ट है, इसको हमारी मंत्रिमंडल ने क्या किया है, स्वीकार कर लिया है और इस पे विचार करना शुरू कर दिया है कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब चीजें आती है कि जो
रामनाथ कोविंद जो रिपोर्ट है, रामनाथ कोविंद जो रिपोर्ट है, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। रामनाथ कोविंद जी ने साथियों क्या किया है, 15 संशोधन की बात की है संविधान में। संविधान में कहा है कि 15 संशोधन करनी जरूरी है। 15 मतलब संशोधन आर्टिकल में करनी जरूरी है, इसके लिए इन्होंने साथियों प्रावधान किया है। और 15 जो संशोधन है इसको 2 चरणों में करने की इन्होंने सिफारिश की है। रामनाथ कोविंद की जो रिपोर्ट है इसमें साथियों 15 संशोधन को 2 चरणों में करने की सिफारिश की है। अच्छा, एक चीज यहीं पे और बताते चले कि जब ये समिति जो हाई लेवल कमेटी थी, इसकी जब गठन हुआ था, तो क्या हुआ था कि कोविंद जी ने ये देखने की कोशिश की कि क्या राज्यों में भी इसको लेके एक सहमति है कि नहीं है, राज्य भी ये क्या चाहते हैं कि हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, 64 जो क्षेत्रीय और नेशनल पार्टी थी, इन्होंने इससे क्या किया था, संपर्क किया था। 64 जो हमारे राज्य में, जो हमारे देश में राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी थी और जो हमारे देश में नेशनल पार्टी थी, लगभग 64 पार्टियों से कोविंद जी और उनकी समिति ने क्या की थी, इनसे मुलाकात की और इनसे पूछा था कि आपका 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में क्या राय है, क्या विचार है। तो इसमें से 15 लोगों ने कहा कि हम न तो हाँ के पक्ष में है न तो ना के पक्ष में है, और 15 लोगों ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया। 15 जो पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां और नेशनल पार्टियां, ये मिला के 15 पार्टियां जो थी, इनका पूर्ण रूप से विरोध किया। और लगभग साथियों 32 जो पार्टियां बचती हैं, 34 पार्टियां जो बचती हैं, लगभग 15, 30 और 34 जो पार्टियां बचती है, ये कहती हैं कि नहीं, हम आपके पक्ष में हैं, आप इसको लागू कीजिए, आप इसको बनाइए। तो वहां से साथियों इनको बल मिलता है कि हाँ चलो अब काम करते हैं। लगभग आधे से ज्यादा लोग, लगभग 34 पार्टियां जो हैं इसके हाँ के पक्ष में हैं, 15 पार्टियां जो हैं कहती हैं नहीं, और 15 पार्टियां जो ना तो हाँ कहती हैं ना तो नहीं कहती हैं। तो इसलिए साथियों इनको बल मिलता है कि हाँ चलो ठीक है, काम करते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च को द्रौपदी मुर्मू महामहिम को सौंप दिया, और 14 मार्च के बाद इन्होंने इसमें क्या किया कि 15 प्रकार के संशोधनों की बात की और इसको 2 चरणों में लागू करने को कहा। 2 चरणों में इसको लागू करने को कहा। सबसे पहला चरण क्या कहा, 2 चरणों में इसको लागू करने को कहा। कितने चरणों में, 2 चरणों में लागू करने को कहा। सबसे पहला कहा कि साथियों एक काम करो, द्रौपदी मतलब कि ये रामनाथ कोविंद जी की जो रिपोर्ट है 1 नेशन 1 इलेक्शन पे, इसमें कहा गया कि लोकसभा और जो विधानसभा है इनका चुनाव क्या करो, एक साथ कराओ। ध्यान से समझना कि इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा मतलब कि जो केंद्र वाली सरकार है उसका चुनाव, संसद के चुनाव, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों को एक साथ कराओ, और इसके ठीक 100 दिन के भीतर, इसके 100 दिन के भीतर क्या करो, 100 दिन के भीतर ही क्या करो, पंचायत का चुनाव। जो पंचायत का चुनाव होता है ना हम लोगों के गांवों में, प्रधान का चुनाव, पंचायत का चुनाव, और जो नगर पालिका होती है, जो म्यूनिसिपालिटी का चुनाव है, इसको कहा कि इसके ठीक 100 दिन के भीतर क्या करो, इसका भी चुनाव करा लो। तो मिला जुला के 100 दिन में क्या होगी, लोकसभा, विधानसभा और पंचायत नगर पालिका की चुनाव क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये सिफारिश इन्होंने की। इसको 2 चरणों में लागू करने के लिए कहा कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराओ, सबसे पहली बात, और उसके बाद इसके ठीक 100 दिन के भीतर क्या करो, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव करा लो। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराने का साथ साथ एक ही मतलब है साथियों कि जिस दिन वोटिंग हो उस दिन हम निकले और लोकसभा और विधानसभा दोनों का साथ में वोटिंग करके चले आए कि लोकसभा में किसको चुनना है, अच्छा इस पार्टी को चुनना है, वोट दे दिए। विधानसभा में किसको चुनना है, उस पार्टी को चुनना है, उसको वोट दिए और चले आए। उसके 100 दिन के भीतर फिर एक बार निकले, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव हो गया, और 100 दिन के भीतर सारे मतलब कि हर जगह चुनाव कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हमारा जो सरकार है राज्य में, पंचायत मतलब कि लोकल बॉडीज से लेके जो यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा की जो बॉडीज है, इन सब में क्या होगी, चुनाव संपन्न हो जाएगी और ये 5 साल तक फ्रीली अपना काम करेंगे। तो इन्होंने 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की। अब एक पेच फंसता है कि लोकसभा और विधानसभा में चुनाव कराने संबंधी संविधान में संशोधन भी करना होगा। इतना आसान तो है नहीं ना कि वो रिपोर्ट दे दिए और कल से चुनाव आयोग चुनाव करा लेगी, ऐसा तो संभव है नहीं। और ना तो पंचायत और नगर पालिका में भी संभव है ऐसा। इसको कराने के लिए साथियों कुछ संशोधन करना पड़ेगा। उस संशोधन को हम समझते हैं कि कौन कौन से संशोधन की बात की। साथियों एक चीज देखना कि लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होता है ये कौन कराती है, ये हमारी क्या कराती है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग यहाँ पे चुनाव करवाती है। ठीक बात है, कहोगे अच्छी बात है। जो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, ये इसको क्या करती है, भारत की जो इलेक्शन कमीशन है ये लोकसभा और विधानसभा में चुनाव कराती है। और पंचायत और नगर पालिका में कौन चुनाव कराती है,
यहाँ पे राज्य की जो इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य की जो निर्वाचन आयोग है वो इसकी क्या करती है, यहाँ पे चुनाव कराती है। मतलब कि जो भारत की इलेक्शन कमीशन, जो भारत निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा और विधानसभा में चुनाव करवाती है, और जो राज्य की निर्वाचन आयोग है वो पंचायत और नगर पालिका में चुनाव कराती है। एक चीज समझना यहाँ पे, ये जो भारत की इलेक्शन कमीशन है ये अपना वोटर लिस्ट अलग तैयार करती है, ये अपना वोटर लिस्ट बनाती है अलग से। और जो पंचायत और नगर पालिकाओं में चुनाव होता है, जो प्रधानी का चुनाव नगर पालिकाओं में चुनाव होता है, ये इसका जो वोटर लिस्ट आता है वो अलग होता है। ठीक है, इसीलिए साथियों हमारे राज्य में 2 वोटर लिस्ट का निर्माण होता है। कहने को तो हम कहते हैं कि हम भारत के एक हो हैं, हम भारत में एक मतलब एक ही देश के नागरिक हैं, हमारी नागरिकता भी एक ही प्रकार की है, लेकिन वोटर लिस्ट देख रहे हो 2-2 बन रही है। एक तो राज्य निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट बना रही है और एक भारत की जो निर्वाचन आयोग है वो वोटर लिस्ट बना रही है। तो इसी को साथियों कोविंद जी ने कहा कि अब दोनों वोटर लिस्ट अलग अलग नहीं होंगे, अब वोटर लिस्ट भी एक ही बनेगा जो भारत का निर्वाचन आयोग बनाएगा, और पंचायत और नगर पालिका में भी इसी वोटर लिस्ट से चुनाव होगा, और लोकसभा और विधानसभा में भी इसी वोटर लिस्ट से चुनाव होगा। कहोगे सर अच्छी बात है, समझ में आ गया। एक चीज और यहीं पे समझते चलना कि जैसे लोकसभा और विधानसभाओं में जब संशोधन की बात आएगी, चुनाव संबंधित जो संविधान में संशोधन करने की बात आएगी, तो इसको साथियों सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ संविधान में संशोधन करके इसको क्या किया जाएगा, संविधान में संशोधन करके संशोधन किया जाएगा, संविधान में संशोधन किया जाएगा। लेकिन इसको संशोधन करने के लिए आपको राज्यों में, जैसे आपको हम संविधान संशोधन जब पढ़ा रहे थे, हमारा पॉलिटी का जो वीडियो है, पहला वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी, उसमें जब आपको बहुमत के प्रकार पढ़ा रहे थे, तो संविधान संशोधन में ये हमने बताया था कि अगर जैसे क्या होता है कि संविधान में संशोधन करने के लिए क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा से उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, और जो हमारे जो कुल सदस्य हैं उनके 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा संविधान संशोधन हो जाएगा। लेकिन वहीं पे एक और बहुमत के प्रकार में पढ़ाया था कि अगर हमारे संघ पे ऐसा कुछ लग जाए, जैसे कि ये हो कि कोई हमारे संघीय ढांचा पे प्रहार कर रहा है, राज्यों की उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, राज्य अगर उसमें शामिल हो जाएंगे तो ये तो करना ही होगा, साथ साथ उसको आधे राज्यों से भी पारित करवाना होगा संविधान। इसके अगर इसमें इसको करने के लिए क्या होगा, इसको संविधान में संशोधन करने के लिए इसको आधे राज्यों से भी पारित करवाना होगा। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में संशोधन को तो लाना ही होगा, वहां पे वोटिंग तो करानी ही होगी। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आधे से अधिक राज्यों में, कम से कम आधे से अधिक राज्यों में इसको क्या करना होगा, पास करवाना होगा, तब जाके ये चीजें पॉसिबल हो पाएगी। इसको पॉसिबल करने के लिए सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में अगर हम इसको पारित करवा लिए, लोकसभा और राज्यसभा में अगर हम इसको पारित करवा लिए तो ये काम तो हमारा हो जाएगा कि हाँ ठीक है अब साथ साथ चुनाव होगा। लेकिन पंचायत और नगर पालिका का बात आ गया, क्योंकि यहाँ पे संघ पे प्रहार है, राज्यों की हम स्वायत्तता को छीन रहे हैं, ये तो राज्यों के अंडर में आती है ना पंचायत और नगर पालिका। राज्य निर्वाचन आयोग उसका कराती है, राज्यों के ऊपर पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया था कि आप अपना देखो। जब इसको सेंट्रल में, केंद्र में लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, कम से कम आधे राज्यों से, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित तो करवाएंगे ही, लोकसभा से होगा, राज्यसभा से होगा, प्लस आधे राज्यों से भी, कम से कम आधे राज्यों से भी इसको क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। ध्यान से समझते चलना कि लोकसभा और विधानसभा में संविधान में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाए और ये सारी कानून यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन पंचायत और नगर पालिका में जाने के लिए हमको लोकसभा, राज्यसभा प्लस आधे से अधिक राज्यों में भी इसको पारित करवाना होगा। ये सारी चीजें हो गई। अब हम समझते हैं साथियों की ठीक है, अच्छी बात है, कौन कौन से संविधान में प्रावधान को बदलने की जरूरत है, हम एक एक करके समझते हैं। कोविंद जी ने कहा कि सबसे पहले आर्टिकल 82A एक जोड़ दो, आर्टिकल 82A एक जोड़ो, आर्टिकल 82 एक जोड़ो, और उसमें साथियों इन्होंने कहा कि सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को जोड़ने की बात कही। सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जोड़ने की बात कही। सेक्शन 2 में इन्होंने क्या कहा, सेक्शन 2 में कहा कि लोकसभा प्लस विधानसभा में चुनाव क्या होंगे, एक साथ होंगे। ये हमारे संविधान में संशोधन करके लिख दो, ये क्या करो, संविधान में संशोधन करके लिख दो कि 82A का जो सेक्शन 2 है वो कहता है कि लोकसभा और विधानसभा में चुनाव क्या होंगे, एक साथ होंगे। तीसरा क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारत का जो निर्वाचन आयोग है, ये यहाँ पे चुनाव करवाएगा। ठीक बात है, कहोगे सर अच्छी बात है। और 4 में क्या कहा गया,
4 में ये कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, अगर वह किसी भी राज्य में अगर चुनाव नहीं करा पा रही है तो राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी कि राष्ट्रपति जी, हम इस राज्य में चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, हम इसमें बाद में चुनाव करवाएंगे। अगर राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देता है कि ठीक है उसमें बाद में चुनाव करवाओ, तो उसको बाद में चुनाव वहां पे संपन्न कराए जाएंगे। तो ये हमारे, इन्होंने कहा कोविंद जी ने कि पहली बात एक आर्टिकल जोड़ो, आर्टिकल 82A, और उसमें 3 धाराएं जोड़ के ये चीजें वहां पे लिख दो। ठीक है, ये चीजें लिख दी गई। उसके बाद कहा कि और क्या संशोधन करना है। उसके बाद कहा कि साथियों जैसे आर्टिकल 83 है और आर्टिकल 172 है। आर्टिकल 83 और आर्टिकल 72, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 83 है वो कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, और आर्टिकल 172 कहता है कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा। तो इन्होंने कहा कि उसके नीचे एक ठीक आर्टिकल और जोड़ दो, 83(3) और 172(3). इसमें इन्होंने कहा कि, इसमें इन्होंने क्या कहा कि मतलब कि लोकसभा, 83 क्या कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, 172(3) कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इसको इन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन अगर उसके पहले कभी भी अगर लोकसभा और विधानसभा अगर भंग हो जाती है तो जो शेष कार्यकाल बचता है उसके लिए ही चुनाव होगा। ध्यान से समझना। जैसे जैसे मान लेते हैं कि 2024 में इसके आर्टिकल के हिसाब से जो इन्होंने जोड़ा है, इसमें क्या कहता है, जैसे 2024 में मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, ठीक बात है। अब इसका 5 साल का कार्यकाल होगा, मतलब कि इसका जो कार्यकाल होगा 2029 तक होना चाहिए। कहोगे सर ठीक है। मान लेते हैं कि किसी कारणवश जैसे इनकी बहुमत जो है इनकी खत्म हो जाए, या इनकी जो बहुमत खत्म हो जाए, या जो अगर गठबंधन की सरकार है, इनकी जो अन्य पार्टियां हैं ये इनसे अपना बहुमत, इनसे अपना जो समर्थन है वो अगर वापस ले ले तो इनकी सरकार तो गिर जाएगी। मान लेते हैं इनकी सरकार जो है 2027 में क्या होती है, गिर जाती है, लेकिन अगला चुनाव तो 2029 में होना है। तो इस आर्टिकल में जोड़ के लिख दिया गया कि अगला चुनाव जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितने साल के लिए होगा, 2 साल के लिए ही होगा। ध्यान से समझना कि जो 2024 में मोदी की सरकार बनी थी उसका कार्यकाल 2029 तक था, लेकिन बीच में ही सरकार भंग हो गई, 2027 में ही भंग हो गई। तो जब अगला जो बनेगा, वो जो अगला जो सरकार बनेगी 27 में फिर से अगर चुनाव होगा तो जो अगली सरकार बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए होगी, और 29 में फिर से 5 साल के लिए सरकार की चुनाव होगी। तो इससे क्या होगा, एक मतलब कि लोकसभा और विधानसभा में एक क्रम बना रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि जैसे मान के चलो कि 2025 में मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ 2024 में ही मान लेते हैं। 2024 में क्या हुआ कि सेंटर में भी चुनाव हुआ, केंद्र में भी, और राज्य में भी चुनाव हुआ। कहोगे सर अच्छी बात है। अब अगला चुनाव कब होना है, अगला चुनाव होगा 2029 में। मान लेते हैं केंद्र की जो सरकार है वो 3 साल में क्या होती है, गिर जाती है। तो जो अब अगला चुनाव होगा 3 साल के बाद जो चुनाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए होगा, और उसके बाद 2029 में फिर से चुनाव होगा। वहीं राज्यों में अगर देखें, अगर मान लेते हैं कि कोई राज्य से मान लेते हैं योगी सरकार बनी, और योगी सरकार साथियों 2 ही साल चला पाई, और उसके बाद सरकार किसी कारणवश जैसे अविश्वास प्रस्ताव आ गया, जो चुनाव हुआ उसमें किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है मान लेते हैं, और कोई गठबंधन की सरकार बनती है, उसमें से कोई पार्टी जो अपना समर्थन वापस ले लेती है, इन सब वजहों से भी सरकार गिरती है। और जब सरकार गिर जाएगी 2 साल के लिए तो यहाँ पे फिर से चुनाव होगा। तो वो जो चुनाव होगा अगला, वो 5 साल के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ 3 साल के लिए होगा, और फिर 2029 में चुनाव होगा। अब जब 2029 में जो चुनाव होगा ये फिर से केंद्र और राज्य में फिर से साथ चुनाव होगा। इसमें दोनों में क्या होगी, एक तारतम्यता बनी रहेगी, एक संगतता बनी रहेगी, और दोनों में हर 5-5 साल पे साथ में चुनाव होते रहेंगे। कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि यहाँ पे चुनाव कभी हो रहा है, यहाँ पे चुनाव कभी हो रहा है, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो आर्टिकल 83(3) और आर्टिकल 172(3) में ये लिख दिया गया कि अगर जो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है, मतलब कि यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 82(3) कार्यकाल ये बताया गया है कि मतलब कि जो अगर ये कभी भी सरकार गिरती है यहाँ पे, तो अगर चुनाव होगा तो वो क्या होगा, शेष कार्यकाल के लिए होगा, न कि 5 साल के लिए होगा। ठीक है, ये यहाँ पे जोड़ के लिख दिया गया है। तो आर्टिकल 82 में संशोधन कर दिया गया, आर्टिकल 83 में आर्टिकल 172(3) जोड़ दिया गया, और दूसरी आर्टिकल साथियों एक और जोड़ा गया। यहाँ पे क्या जोड़ा गया, एक और आर्टिकल की सिफारिश की बात की, आर्टिकल 327।
आर्टिकल 327, उसके पहले एक चीज आर्टिकल 324 में भी बात की गई कि आर्टिकल 324 में भी संशोधन करो। आर्टिकल 324 क्या है साथियों, ध्यान से समझना। आर्टिकल 324 है कि राज्य में केंद्र की जो चुनाव होती है, ध्यान से समझना कि आर्टिकल 324 क्या कहता है। आर्टिकल 324 कहता है कि जो निर्वाचन आयोग है, अगर वो लोकसभा और विधानसभा की जो जो चुनाव होती है, उसमें वोटर लिस्ट का निर्माण कौन करता है? 324 के तहत हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का निर्वाचन आयोग, तो ये आर्टिकल 324 के तहत करता है। तो इन्होंने कहा कि आर्टिकल 324A1 जोड़ दो और इसमें ये लिख दो कि लोकसभा तो करेगी ही, विधानसभा तो करेगी ही, प्लस नगर पालिका और पंचायत की भी वोटर लिस्ट का निर्माण कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 324A के तहत क्या होगा कि लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, पंचायत, इन सबका वोट, मतलब कि इन सबका जो चुनाव कौन कराएगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये चीज समझ गए, 82(3), 83(3). और वहीं पे 325 एक आर्टिकल जोड़ा गया। 325 आर्टिकल में कहा गया कि एक सिंगल वोटर लिस्ट का निर्माण किया जाएगा। सिंगल वोटर लिस्ट, ऐसा नहीं कि 2 वोटर लिस्ट, 4 वोटर लिस्ट बनाई जाएगी, सिंगल वोटर लिस्ट बनाएगी और इसको भी निर्माण करने का काम किसका होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होगा। इस महत्वपूर्ण साथियों आर्टिकल में संशोधन करने की बात कही गई। 325 के बाद आता है 327 में भी संशोधन करने की बात कही गई। 327 क्या है? 327 कहता है कि संसद को वोटर लिस्ट तैयार करने की शक्ति देता है। वोटर लिस्ट तैयार करने की शक्ति किसको होगी? वोटर लिस्ट को तैयार करने की शक्ति किसको होगी? वोटर जो लिस्ट है इसको तैयार करने की शक्ति किसको होगी? संसद को होगी। और लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का चुनाव जो भी होगा, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा का जो चुनाव होगा, उसमें कानून बनाने की शक्ति किसको दे दी गई? संसद को दे दी गई। तो 324 में भी संशोधन किया गया, 325 में भी संशोधन किया गया, 327 में भी संशोधन किया गया। ठीक है, ये चीजें सारी आपके सामने हमने रख दी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल में संशोधन की बात यहाँ पे की गई। ठीक है, ये चीजें हो गई रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट पे। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट में साथियों जो हमने बताया कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव तो हो जाएगा, लेकिन उसके ठीक 100 दिन के बाद क्या होगा? उसके ठीक 100 दिन के बाद नहीं, 100 दिन के भीतर, उसके ठीक 100 दिन के भीतर क्या होगा? पंचायत और नगर पालिका का चुनाव भी कराना है। ये बात उन्होंने, कोविंद जी ने कहा था। और अभी क्या है कि बीजेपी की जो साथियों लगभग 19 स्टेटों में अभी उसकी सरकार है, 19 राज्यों में। और जो हमने बताया था कि पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए उसको कम से कम आधे राज्यों में उसको वो पारित कराना होगा बिल। 19 राज्यों में तो उसकी सरकार है और हमारे भारत में 28 राज्य हैं, लगभग आधे से अधिक राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, तो वो आसानी से वहां पे पारित करवा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि लोकसभा में तो बहुमत में एनडीए है ही, राज्यसभा में थोड़ा बहुत कम है, तो तोड़ जोड़ के वो कहीं ना कहीं से मैनेज करके उसको पास कराने की कोशिश करेंगे। तो ये लग रहा है कि इस कार्यकाल में क्या पता ये चीजें पॉसिबल हो जाएं कि इनको संशोधन करके इन सब सारी चीजों को क्या कर दिया जाए? लागू कर दिया जाए। जो भी आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, 82 है, 83 है, 172 है, 324 है, 327 है, 324A है, इन सब में जो भी संशोधन है साथियों, इन सब संशोधनों के द्वारा क्या पता ऐसा संशोधन करके इस चीज को लागू करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी चीजों को साथियों क्या किया है कि हमारी जो संसद की मतलब मंत्रिमंडल है, इन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया है। तो रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट साथियों यहीं तक ये चीजों को बताती है। अब हम साथियों अपने अगले टर्म पे चलते हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन के विपक्ष में, वन नेशन के विपक्ष में क्या तर्क दे रहे हैं लोग कि ये चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। विपक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं? सबसे पहला तर्क यही दिया जा रहा है कि संघवाद पे प्रहार होगा। संघवाद का मतलब क्या होगा कि राज्यों की स्वायत्तता क्या कर दी जाएगी? छीनी जाएगी। संघवाद पर प्रहार है। इसके विपक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन करा रहे हो, इसका मतलब है कि संघवाद पे प्रहार कर रहे हो, तो राज्यों की जो स्वायत्तता है उसको छीन रहे हो। नगर पालिका, पंचायत में चुनाव कराने का अधिकार तो राज्यों को है, आप अगर उससे छीन लोगे तो संघवाद पे प्रहार है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अगर दोनों का चुनाव साथ साथ होगा तो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं वो हावी हो जाएंगे। राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे किसके ऊपर? क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर। राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे किसके ऊपर?
क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर, और क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं लगभग क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो विपक्ष में इसके तर्क दिया गया कि संघवाद पर ये प्रहार है और राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे और क्षेत्रीय मुद्दे खत्म हो जाएंगे और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी खत्म हो जाएगी। कितना वैलिड तर्क है, आप इसको ध्यान से समझना। हालांकि हम मानते हैं कि संघवाद पे प्रहार तो है कि पंचायतों की और नगर पालिका की जो वोटिंग राइट है, जो उनसे संबंधित नियम प्रावधान कानून है, ये तो बनाती थी हमारी संसद, मतलब राज्य सरकारें बनाती थी, लेकिन अब इसको संशोधन करके इसको संसद को अधिकार दे दिया गया। तो हालांकि वो संविधान पे संघवाद पे तो प्रहार है ही, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, क्षेत्रीय मुद्दे खत्म हो जाएंगे, ये जो तर्क दिया जा रहा है, ये तो मतलब कि ये कहीं से भी हमको तो नहीं लगता कि ये चीजें हो जाएगी। जैसे आपको हम एक एग्जांपल देते हैं कि उड़ीसा में और आंध्रा में लगभग हर साल केंद्र के साथ ही चुनाव होती है। हर बार क्या होती है, उड़ीसा और तेलंगाना, यहाँ पे आंध्रा में, लगभग आंध्रा में और उड़ीसा में क्या होती है, केंद्र के साथ ही उनका भी आम चुनाव में होता है। और अभी इस बार क्या है, 2024 के चुनाव में उड़ीसा में बीजेपी की सरकार आ गई और आंध्रा में टीडीपी की सरकार आई। एनडीए के घटक दल हैं वो, टीडीपी है, जनसेना पार्टी है पवन कल्याण वाली, और बीजेपी है, उसमें ये तीनों शामिल है। तो ये तो आ गई पार्टी, लेकिन अगर इसके हम पहले जाए, हर बार यही होती है, हर बार उनके साथ साथ ही चुनाव होता है। अगर हम उसके पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं तो उड़ीसा में आप ध्यान देना कि 2019 में जब चुनाव हुआ था तो उड़ीसा में बीजू जनता दल, बीजेडी की वहां पे सरकार, नवीन बाबू की सरकार वहां पे बनी थी। हालांकि बीजेपी भी थी, वो भी थे, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे पे हावी हो गए और क्षेत्रीय मुद्दे उनको समझा नहीं पाए, है ना, और बीजेपी की वहां पे सरकारें बन गई, बीजेपी बहुत अच्छा कर गई, ऐसा तो नहीं हुआ। ध्यान देना, क्षेत्रीय मुद्दे कहाँ हावी हुए राष्ट्रीय मुद्दे पे, या राष्ट्रीय मुद्दे कहाँ हावी हुए क्षेत्रीय मुद्दे पे, कहीं नहीं हुए। तो वहां पे भी तो उड़ीसा में अभी इस बार हो गया। अभी इस बार इसलिए हो गया क्योंकि लोगों में बदलाव की एक थी कि हाँ हमको बदलाव करना है, उड़ीसा में सरकारें बदल गई, आंध्रा में सरकार बदल गई, लेकिन उसके पहले तो विपक्ष की ही सरकार थी। ऐसा नहीं था कि जो केंद्र में पार्टी है उसका भी सरकार वहां पे हो। तो ये मुद्दा उतना वैलिड लगता नहीं है कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे। अच्छा, आप दिल्ली की बात करो, जैसे आप दिल्ली की ही सोचो कि क्या दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे दब जाते हैं, ऐसा होता है क्या? या क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों को दबा देते हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो कहीं नहीं होता। अभी 2019 का चुनाव देखो, 2014 का चुनाव देखो, 2024 का चुनाव देखो, इन तीनों चुनाव में साथियों अगर बीजेपी लोकसभा में आती है तो लगभग 50% से ज्यादा वोट के साथ सारी सीटें जीत ले जाती है। 7 सीट है लोकसभा की दिल्ली में और 7 सीट जीत जाती है। और वहीं जब विधानसभा में जाती है तो केजरीवाल लगभग 90% सीट जीत जाते हैं। 62 सीट, 67 सीट, 70 सीटों के साथियों यहाँ पे विधानसभा है दिल्ली में, और 70 में से 67 सीट, 62 सीट जीत जाते हैं केजरीवाल। तो कैसे जीत जाते हैं? अगर वो क्षेत्रीय मुद्दे अगर उनके ऊपर हैं, इतनी ही समर्थन है, मतलब क्षेत्रीय मुद्दे अगर हैं उनकी, वो क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय लोगों को समझा ले जा रहे हैं, तो लोकसभा में क्यों नहीं समझा ले जा रहे हैं? उनको भी समझा लेना चाहिए। या अगर राष्ट्रीय मुद्दे इतने हावी हो जा रहे हैं तो राज्य मतलब कि क्षेत्रीय मतलब विधानसभा के चुनाव में वो राष्ट्रीय मुद्दे क्यों नहीं हावी हो रहे हैं? तो जनता को साथियों ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाती हैं। जनता साथियों आज के समय में जागरूक है। जनता को ये पता है कि हमको किसको कितना वोट देना है और किसको क्या देना है। हालांकि एक तर्क हो सकता है कि क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे, लेकिन एक वैलिड तर्क नहीं है। क्षेत्रीय मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि क्षेत्रीय मुद्दे एकदम से खत्म हो जाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी हो जाएंगे। इंदिरा गांधी साथियों जब चुनाव कराई थी, इंदिरा गांधी साथ में चुनाव नहीं कराने के पक्ष में इसीलिए थी। साथ में जब चुनाव कराई तो वहां पे बहुत सारी जो स्टेट में है उनकी सरकारें गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि वहां पे ये देखा गया कि राष्ट्रीय जो मुद्दे थे वो क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो गए। तो वहां पे राष्ट्रीय पार्टी को भी घाटा लग सकता है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय मुद्दे ही दबाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टी अगर राष्ट्र में, अगर किसी देश में केंद्र में किसी की सरकार है, वो बहुत अगर मजबूत है, अगर उसके प्रति एक निगेटिव है, बातें चल रही है, तो अगर वो राज्य मतलब दोनों साथ में चुनाव होगा तो अगर राज्यों में जाएगी तो वहां पे वो चीजें हो सकती है, वहां पे भी वो हार सकती है, ऐसा है नहीं। तो ये सारी चीजें हो गई। संघवाद पर प्रहार की एक मुद्दा ये बनाया गया। दूसरी चीज, लोगों ने कहा कि आप इतने जो है कर्मचारी कहाँ से लाओगे, आप इतने कर्मचारी कहाँ से लाओगे, आप इतने वीवीपैट कहाँ से लाओगे, आप इतने ईवीएम कहाँ से लाओगे, ये इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया। तो एक बात समझना साथियों, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब हमने आपको पहले बताया कि एक ही दिन चुनाव कराना नहीं है,
कि एक ही दिन चुनाव कराना नहीं है, कई फेजेस में चुनाव होगा, लेकिन एक साथ चुनाव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कर्मचारी यहाँ कर रहे हैं काम, कर्मचारी यहाँ पे चुनाव हुआ उसको उठा के कहीं और ड्यूटी लगा दो, वो वहां पे कर लेंगे। वीवीपैट यहाँ खाली हुआ, वीवीपैट को हटा के वीवीपैट या ईवीएम है, इसका तो मैन्युफैक्चरिंग करके आप इसको बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को बना नहीं सकते। जो ईवीएम स्टोरेज जो प्रॉब्लम आती है उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके चुनाव आयोग कर ही सकती है। इसका भी हमारा देश साथ में इतना बड़ा है, ऐसा नहीं है कि हम इन चीजों पे काम नहीं कर सकते, हम इन चीजों पे काम करके भी इनको सुधार सकते हैं। उसके बाद विपक्ष का क्या तर्क आता है, विपक्ष में इसके विपक्ष तर्क आती है। जैसे यहाँ पे एक चीज और बताया गया कि 2000 कर्मचारी हो गया, वीवीपैट हो गया, ईवीएम की समस्या हो गई। लोगों ने कहा कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी मतलब एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बार बार चुनाव होना चाहिए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बार बार चुनाव क्या होता है, अच्छा होता है। जो बार बार जो चुनाव होता है वो अच्छा होता है। लेकिन कहाँ तक ये चीजें मतलब कि है, ये तो आप ही लोग विचार करिए कि बार बार चुनाव हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए किस तरह से अच्छा है। लोग मतलब विपक्ष का तर्क है कि अगर जैसे कोई बीजेपी है या अगर बीजेपी सरकार अगर केंद्र में आ गई, कुछ ऐसी गलत नीतियां वो लागू की जिससे लोगों को प्रभाव हुआ, तो अगर अगले साल चुनाव है तो क्या होगा कि अगले साल चुनाव है तो वो उस डर से वो चीजों को लागू नहीं करेगी कि हमको अगले साल चुनाव है किसी राज्य में, वहां जाएंगे तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो इसलिए उस पर जो है तानाशाही पे रोक लगाएगी। लेकिन हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बार बार चुनाव कराना ये तो हम समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, लेकिन बार बार चुनाव करने से इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो ये भी तो चीजें देखनी ही पड़ेगी ना कि ये चीजें और वो चीजों में कितना मतलब कि कौन ज्यादा भारी है। अगर हमको फायदा अगर ज्यादा मिल रहा है तो हम सिर्फ एक चीजों को लेके उसको ऊपर हम उसको हावी नहीं होने देंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। और दूसरी चीजें ये चीजें बताएगी कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी अगर जो भी मजबूत होगी वो क्या होगी, ये तो आपने बता ही दिया कि राष्ट्रीय पार्टी जो भी मजबूत होगी वो उस पर क्या हो जाएगी, क्षेत्रीय पार्टियों पे क्या हो जाएगी, हावी हो जाएगी। ये सब सारी चीजें साथियों विपक्ष में हमारे विपक्ष ने बहुत सारे तर्क दिया, बहुत सारे तर्क दिया। ठीक है, अब हम इसके पक्ष में तर्क देखते हैं कि पक्ष में क्या क्या तर्क है। पक्ष में मतलब लोग क्या चाहते हैं कि लोग ये चाहते हैं कि क्या इसके मतलब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसके पक्ष में क्या अपना तर्क दे रहे हैं, ये भी चीजें हम यहीं पे समझते चलते हैं। सबसे पहले साथियों एक चीज समझते हैं कि हमारे देश में लगभग हर साल 5 आम चुनाव, लगभग 5 से 6 आम चुनाव होता है। लगभग हर साल साथियों 5 से 6 चुनाव होते हैं। कहाँ पे, राज्यों में 5 से 6 चुनाव तो मान के चलो, कभी दिल्ली में है, कभी बिहार में है, कभी उत्तराखंड में है, कभी यूपी में है, कभी हरियाणा में है, कभी जम्मू कश्मीर में है, कभी मध्य प्रदेश में, कभी महाराष्ट्र में। मान के चलो कि 5 से 6 चुनाव हमारे राज्यों में हमेशा होते रहते हैं, 5 से 6 चुनाव हमेशा। अगर इसमें हम अगर नगर पालिका और पंचायत को जोड़ लें तो बहुत हो जाएगी ये डाटा। अगर हम नगर पालिका और पंचायत को भी इसमें जोड़ लें तो ये तो बहुत बड़ी डाटा हो जाएगी, लगभग 10-12 चुनाव हो जाएगी। और इन चुनावों में कितनी समस्याएं आती है ये चीजों को समझते हैं। 5 से 6 चुनाव साथियों लगभग हर साल होते हैं। और इससे क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन जो चुनाव कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या होता है कि इसके जो है इसके भी तो मतलब पैसा खर्चा होता है ना, कर्मचारी लगाने पड़ते हैं और उसे पैसा लगाना पड़ता है, तो सरकारी खजाने पे क्या होता है, भार पड़ता है, सरकारी खजाने पर भार पड़ता है। अगर एक ही साथ सब में चुनाव करा ले तो शायद ये पैसे को कहीं ना कहीं से कुछ कम किया जा सके और इन पैसों को साथियों बचाया जा सके। आप एक ध्यान देना एक चीज, यहाँ पे एक डाटा देखना, जब 1951-52 का जब चुनाव हुआ था तो लगभग 11 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था, जब 1951-52 का चुनाव हुआ था। अब वहीं जब साथियों 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, इसमें लगभग साथियों 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था, 50,000 करोड़। अब सोचिए धन की कितनी बड़ी व्यय है। जब 2019 में चुनाव हुआ था साथियों तो लगभग 50,000, और यही नहीं अभी ये देखो 2024 में जब चुनाव हुआ था तो लगभग साथियों 1,15,000 करोड़, लगभग 1,35,000 करोड़ के आसपास ये अनुमान लगाया गया है, लगभग 1,35,000 करोड़ रुपया खर्च हुए। देखना 2019 में जब आया था रिपोर्ट तो उसमें रिपोर्ट का अनुमान लगाया गया कि लगभग 50,000 करोड़ खर्चा हुई,
और वहीं 5 साल में लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए खर्चा हुई चुनावों में सिर्फ खर्चा हो रही है। और अगर बार बार चुनावें हो रही हैं तो सोचो कितनी बड़ी सरकारी खजाने की बर्बादी है। और ये कहीं ना कहीं से साथियों लोगों का भी खर्चा है। जैसे आप देखना, अगर किसी भी असेंबली, किसी भी क्षेत्र में अगर एक सांसद होगा, एक सांसद के अंडर में कम से कम 7, 8 या 5 एवरेज में विधायक होते हैं, और उस विधायक के अंडर में बहुत सारे वार्ड मेंबर और पंचायत के सदस्य होते हैं। तो एक चीज देखना कि अगर सब में साथ में चुनाव हो जाए तो पार्टी को एक ही बार खर्चा करना पड़ेगा, इससे पार्टी का खर्च भी बचेगा। तो इसलिए पार्टी को खर्च भी बचेगा, धन की व्यय खत्म होगी। इन सब चीजों को लेके ये विचार रखा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और हमारे देश में साथियों एक साथ सभी राज्यों में और सभी केंद्रों में एक साथ जो है चुनाव करा लेनी चाहिए। 1,35,000 करोड़ रुपया, ये सब समझ रहे हो डाटा? इसका मतलब है कि अमेरिका का जो चुनाव हुआ था साथियों, उससे कहीं अधिक पैसा यहाँ पे खर्च की गई। अगर इसको 1,35,000 करोड़ रुपए को अगर हमारे देश की जनसंख्या से डिवाइड करें ना, तो लगभग 1,400 रुपया प्रति व्यक्ति निकल के आता है। मतलब एक वोट की कीमत जो है, अगर जब हमारे देश में जितने वोटर हैं अगर इनको इनसे डिवाइड करें तो लगभग 1,400 रुपया निकल के आता है। मतलब एक वोट की कीमत हमारी कितनी है? 1,400 रुपया। 1,400 रुपया खर्च करके एक वोट लिया जा रहा है। इतना धन की अपव्यय करने की क्या जरूरत है? पार्टियों का भी पैसा बचेगा, एक बार चुनाव होगा तो पार्टियों का भी पैसा बचेगा। ये भी तर्क दिया गया। दूसरा तर्क, एक वैलिड तर्क दिया गया साथियों, कि अगर एक साथ अगर चुनाव हो जाए तो क्या होगा कि सरकारें जो हैं, एक साथ अगर चुनाव हो जाए तो सरकारें क्या हैं, सरकारें एक साथ चुनाव अगर हो जाएगी, जैसे आज अगर जैसे केंद्र में चुनाव है, अगर किसी जैसे 2024 में केंद्र में चुनाव हो गया, उसके बाद साथियों अभी हाल फिलहाल में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के कारण जो केंद्र के मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, और केंद्र के बहुत सारे मंत्रिमंडल के सदस्य, ये सब क्या किए, चुनाव प्रचार में अपने जान को झोंक रहे हैं, वहां पे हेलीकॉप्टर लेके अपना दौरा कर रहे हैं। इससे नीति निर्माण में भी बाधा आती है। वो अपना काम छोड़ के वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हालांकि काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम छोड़ दिए, लेकिन अगर वो ध्यान वहां पे न लगाना होता और ये होता कि अब हमको 5 साल बाद ही वहां पे चुनाव लड़ना है, तो पूरी तरीके से ध्यान अपने काम पे लगा पाते और अपने काम को बेहतर तरीके से और कर पाते। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज साथियों इसके पक्ष में तर्क दिया गया कि जब भी चुनाव होता है तो लगभग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता लगा दी जाती है, और जब आचार संहिता लग जाती है तो राज्य में क्या होता है कि वो जो नीतिगत निर्णय जो है वो केंद्र भी नहीं ले पाती और राज्य भी तो ले ही नहीं पाती। तो जो आचार संहिता बार बार लगने से साथियों वहां की विकास में क्या होती है, विकास में एक बाधा आती है, और विकास कार्य जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो सारी रुक जाती है। एक सरकार है साथियों, अगर उसमें बार बार चुनाव होगी, बार बार चीजें होगी, तो वहां पे अस्थिरता पैदा होगी, राजनीतिक अस्थिरता हो जाएगी। इससे साथियों हमारे जो है एक बहुत बुरा इम्पैक्ट सामाजिक में भी पड़ता है। तो इन सबको रोकने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। तीसरी बात साथियों, बार बार चुनाव होने से बार बार समाज में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। आज चुनाव होगा तो लोग लड़ते झगड़ते हैं कि तुम बीजेपी, तुम कांग्रेस, तुम आम आदमी पार्टी, तुम सपा, तुम बसपा, लड़ते झगड़ते रहते हैं। और अगर वही चुनाव आप देखना, ध्यान से देखना अपने आसपास लोगों को, चुनाव जब रहता है तो कितना सामाजिक तनाव बढ़ जाता है लोगों में। चुनाव खत्म, सामाजिक तनाव खत्म, लोग अपने अपने काम पे लगे हैं, और लोगों को लगा कि 5 साल जब चुनाव होगा तब फिर लड़ेंगे। अगर वहीं 5-5 साल पे चुनाव होगी तो सामाजिक तनाव भी क्या होगी, कम होगी। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, हम लोगों को साथियों बार बार हर साल 2 साल में बार बार वोट देना पड़ता है। वोटरों को भी जो दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी। एक बार निकले, सभी जगहों पे चुनाव हुआ, सभी मतलब कि एक ही बार घर से निकले और वोट, सब विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, नगर पालिका, सबका चुनाव देके चले आए, खत्म बात। अब 5 साल बाद फिर चुनाव देना है, तो वोटरों को भी दिक्कत उतनी नहीं होगी। योजनाएं जो चल रही हैं वो भी पूर्ण रूप से चलती रहेगी। योजनाएं अगर जैसे केंद्र सरकार की कोई योजना राज्य में है और अगर राज्य में अगले साल चुनाव है तो योजनाएं जो होती है बाधित होती हैं। अगर चुनाव साथ साथ होगी तो जो केंद्र सरकार योजनाएं बनाएगी राज्य में भी योजनाएं सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो इन सब सारी चीजों को देखते हुए हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन साथियों बहुत जरूरी हो जाता है। एक महत्वपूर्ण साथियों ये भी है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको ड्यूटी पे लगाया जाता है। क्यों? सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पे लगाने से, अधिकतर देखना सरकारी जो कर्मचारी ड्यूटी पे लगते हैं वो कौन होते हैं? टीचर ही होते हैं। और टीचर जो होते हैं अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको पढ़ा कौन रहा है? साल में 3-4 चुनावें हो रही हैं, हर एक महीना के डिस्टर्ब कर रहे हो लोगों को,
ये बना, वोटर लिस्ट बनाना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एक बार करना, साल में अगर एक बार होगा, एक बार कर लिए, फिर 5 साल के लिए छुट्टी। अब 5 साल बच्चे अपना आराम से पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों, अर्धसैनिक बलों को लगाया जाता है, बहुत सारी फोर्सेज लगाई जाती हैं, फोर्सेज लगा दी गई, राष्ट्र की सुरक्षा को छोड़ के लोग वोटिंग करा रहे हैं। वोटिंग करा रहे हैं, क्या पता राष्ट्र में कोई मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे देश की जो अर्धसैनिक बल सुरक्षा करने के बजाय वो सब कामें कर रही हैं। तो ये भी तो है ना कि इन चीजों को एक साल में एक बार मतलब 5 साल में एक बार करें और उसके बाद अपने अपने काम पे लोग लग जाएं और हमारा देश जो है सुचारू रूप से चलता रहे। ये साथियों वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क साथियों दी गई है। काले धन पे लगाम लगाई जाएगी, सामाजिक तनाव को कम किया जाएगा, और बार बार जो सामाजिक जो जो चंदे देते हैं, जो कंपनियां हैं, जो फर्म है, जो चंदे देते हैं सरकार को, वो एक ही बार देंगे, बार बार उन पे चंदे की बोझ नहीं आएगी। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी बोझ को कम किया जाएगा। ये सारी तमाम चीजें जो हैं पक्ष में इसके तर्क दी गई। और इसके विपक्ष में भी तर्क है कि क्षेत्रीय मुद्दे कम हावी, क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो दब जाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, संघवाद पे प्रहार है। ये सारी चीजें साथियों इसके विपक्ष में भी तर्क दी गई। कितना वैलिड तर्क है, क्या है, ये आप खुद से विचार कीजिए। मेरा काम था साथियों कि इसके पक्ष और विपक्ष में हमको डिस्कस करना, मैंने ये कर दिया। आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साथियों आशा करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पहलू था उसको आपके समक्ष रख पाए होंगे साथियों हम। आप इस चीज को देखिएगा और अपने समझ को और विस्तार दीजिएगा और अपनी समझ को और विकसित कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।